वाद के उन्मूलन, उत्तर भारतीय संस्कृति के उन पर थोपे जाने के उन्मूलन के साथ जोड़ के शिक्षा के सवाल को दिया और उसका परिणाम न केवल एक राजनीतिक ताकत के रूप में आया, बल्कि अगर इसे इस तरह से देखें कि आज हम देश के जिस हिस्से में बैठे हैं वो सबसे पिछड़ा हिस्सा है और या सबसे पिछड़े हिस्सों में आता है, और उन हिस्सों में जहाँ चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्रा, तेलंगाना आदि, जहाँ जहाँ इस तरह के मूवमेंट, वो इतिहास अभी यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, बट जहाँ जहाँ वो ऐतिहासिक रूप से सशक्त मूवमेंट हुए, उन जगहों की आज की स्थिति इस उत्तर भारत के इस इलाके से कहीं बेहतर है। मतलब अर्थशास्त्र में भी इन्हें इन 7 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है, और जो दलित आंदोलन है वो खासतौर से जब 19वीं सदी में महाराष्ट्र में शुरू हुए, और उसके बावजूद अगर उनका इतिहास इन उत्तर भारतीय राज्यों में काफ़ी छोटा रहा है और काफ़ी हाल के दशकों तक सीमित रहा है, तो उसमें भी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षा के अभाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि उन राज्यों में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेटेड दलित्स या ओबीसीज थे, उन्होंने खुद अपनी अगली पीढ़ियों के पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस खोले, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए। इनफैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से थोड़ा पहले, मतलब फुले का उदाहरण तो आप जानते ही हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, और उसके बाद भाऊराव पाटिल ने जो पूरा एक नेटवर्क खड़ा किया रैयत शिक्षण संस्थान का, जो अभी है, ठीक है, अभी उसकी स्थिति अलग है, बट उसमें भी जो मुख्य सरोकार था वो यही था कि ऐसे स्कूल्स हों, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में हों, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर किसानों के बच्चे और ख़ास तौर पर पिछड़ी जातियों के बच्चे, लड़के लड़कियाँ सब एक साथ मिलके पढ़ सकें। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शिक्षा में अपने जिसको डायरेक्ट इंटरवेंशन शुरू किए, तो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने, आप सबको विदित ही होगा, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलन कॉलेज और इस तरह के तमाम प्रयास किए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर दलित समुदाय के लोगों को, दलित बहुजन लोगों को अगर आज के संदर्भ में कहा जाए, तो अगर उनको राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके अधिकार दिलवाने, उनका हिस्सा दिलवाना है, तो उच्च शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और उसका प्रबंध प्राथमिक तौर पे वो कुछ दलित इनिशिएटिव्स के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन जब उन्हें इस देश का संविधान बनाने का मौका मिला, तो संविधान के बिल्कुल शुरुआती प्रारूप में उन्होंने न केवल उन 6 मौलिक अधिकारों को रखा जो आज संविधान में आज भी मौजूद हैं, बल्कि उसके अलावा आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार को भी रखा गया, जो बाद में हटा दिया गया, पर उसके अलावा उन्होंने शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा था। उनका, ये आप जानते हैं, जो स्लोगन है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसमें भी पढ़ने को सबसे पहले रखा गया है कि पढ़ेंगे, लड़ेंगे और ऑर्गेनाइज होंगे। और वो दूसरा प्रसिद्ध स्लोगन कि जिस शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसीलिए जब उन्होंने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शिक्षा को जगह देने का प्रस्ताव रखा, तो इस पर चर्चा हुई। ये अलग बात है कि संविधान सभा के बाकी के सदस्यों ने, मतलब सरदार पटेल और बाकी के लोग शामिल थे, ये कहा कि हम तुरंत, क्योंकि अभी हम आज़ाद हो ही रहे हैं 200 सालों की गुलामी के बाद, तो तुरंत तो हम
इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में कंपल्सरीली सबको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फिर एक जो कहिए समझौता हुआ वो ये था कि इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया जाए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, वो एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें समय सीमा दी गई है। 10 साल के भीतर राज्य को ये सुनिश्चित करना था कि सभी 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का इंतजाम हो जाए 10 साल के भीतर। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भले ही सरकारों ने और इस देश की न्यायपालिका ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को खाली एक दार्शनिक स्तर का एक चैप्टर मान लिया, बट असल में वो जो टाइटल है उस चैप्टर का, वो चाहे अंग्रेजी में देखें चाहे हिंदी में देखें, ये स्पष्ट बताता है कि वो कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं थे, ना ही वो कोई फिलॉसफी है। वो स्टेट को संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भले ही किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए जस्टिसेबल, न्याय योग्य नहीं रहे हों, कि कोई एक व्यक्ति जाए और न्यायालय में कहे कि मेरे बच्चे को या मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं हासिल हो पा रहा है, या कोई और कि मान लीजिए कि मेरे पास संपत्ति नहीं है या मेरे पड़ोसी के पास उसकी आवश्यकताओं से ज़्यादा है, पर न्यायपालिका को तो यह अधिकार हमेशा से था। वो तो जो पिछले 80 सालों में तमाम नीतियां बनी, जिन्होंने समाज में गैर बराबरी को बढ़ाया है, जिन्होंने इस संविधान के आर्टिकल 39, 41, 43 में दिए गए तमाम निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि संसाधनों का समुचित और बराबर समता मूलक बंटवारा हो, बच्चे की गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जाए। उन तमाम डायरेक्शंस का संविधान सभा के द्वारा दिए गए, संविधान के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन होता रहा। ऐसी तमाम स्टेट पॉलिसीज को इस देश की न्यायपालिका चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप सहती रही है। अगर ये ज़्यादा बड़ी धृष्टता ना हो तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद इसका परिणाम ये है, इसका एक कारण ये है कि जैसे हम प्रोफेसर से हमारा एक क्लास बायस है, जजेस का भी अपना एक क्लास बायस रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब तक इस देश का हर बच्चा एक जैसे शिक्षा के निज़ाम में, तालीम के निज़ाम में नहीं जाएगा, तब तक जो ताकतवर लोग हैं वो अपने लिए बेहतर शिक्षा के बेहतर इंतजाम करते रहेंगे, और जो बाकी के लोग हैं उनको घटिया दर्जे के इंतजामों के जरिए दी जाने वाली शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा की क्वालिटी घटिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जाने के इंतज़ाम है वो घटिया है और इसलिए वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं दी जा पाती। और आप ये भी इंटरेस्टिंग बट सैड फैक्ट नोटिस करें कि इस देश में उच्च शिक्षा, जिसमें ऑलमोस्ट अपर कास्ट अपर क्लास का डोमिनेंस रहा है, वो सस्ती रही और धीरे धीरे स्कूली शिक्षा महंगी होती गई। अब उच्च शिक्षा भी महंगी होती जा रही है, और फिर भी राज्य ने तब तक, चाहे लिमिटेड संख्या में ही सही, सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन रखा तब तक जब तक समाज के वंचित वर्गों से रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेके, तमाम दूसरी पब्लिक पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेके एक तबका राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं कर पाया, जब तक एक बड़ी तादाद में लोग
खड़े नहीं हो गए अपना बराबरी का हक मांगने के लिए। जब वो दौर आने लगा तो उन्होंने जो समाज का जो रसूखदार तबका है, डोमिनेंट सेक्शन है, उसने अपने लिए तालीम का एक नया निजाम खड़ा कर लिया। अब वो समाज में एक नई किस्म का भेदभाव बढ़ाने लगे। प्राइवेट स्कूल्स तो पहले ही से थे, प्राइवेट कॉलेजेस भी पहले से ही थे। अब उन्होंने पिछले 30-35 सालों में निजीकरण को एक नीति बना लिया और परिणाम ये हुआ कि अगर 1960 के दशक में 1% स्कूल्स प्राइवेट थे, बाकी के एडेड और सरकारी की कैटेगरीज में आते थे, 1990 के दशक तक ये 3% हुए और आज इसकी संख्या बढ़ के 26% से वो भी पार कर गई है। और ये स्कूल केवल या स्कूल और कॉलेजेस केवल प्राइवेट नहीं है, इनमें बढ़ती संख्या में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो 2020 की शिक्षा नीति है उसने तो अपने सामने ये लक्ष्य रख लिया है कि 2035 तक और कुछ संदर्भों में 2030 तक हायर एजुकेशन के जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्लोज करके बड़ी कॉर्पोरेट स्टाइल मल्टीवर्सिटीज, यानी ये जैसे ये नहीं चलेगा कि अब एक कोई संस्कृत का विद्यालय है, एक कोई किसी और विषय का विद्यालय है, अब बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 1935 तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आप 2035 तक वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुछ संदर्भों में तो ये टारगेट 2030 का ही है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये जो शिक्षा से राज्य अपना पल्ला झाड़ रहा है और इसके सामाजिक निहितार्थ क्या है, मैं इसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में यानी 2020 से 2024 का डेटा ये दिखा रहा है कि पूरे देश में तकरीबन 6% एनरोलमेंट स्कूल में घट चुका है। आप ये भी ध्यान रखें कि हालांकि जब केंद्रीय सरकार का बजट आता है तो हर बार ये दावा होता है कि पिछले बजट की तुलना में इस बार इतने हजार करोड़ अतिरिक्त एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर को किया गया है, लेकिन अगर आप उसे प्रतिशत के संदर्भ में देखें टोटल जीडीपी के तो आप पाएंगे कि उसमें लगातार गिरावट हो रही है। और ये आप और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे अगर आप उसकी तुलना, उसका कैलकुलेशन मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के संदर्भ में देखें। एक और मजेदार बात इसमें ये है कि जो 2020 की शिक्षा नीति है वो ये छलावा भी कर रही है कि वो दोहराती तो है कि 6% इन्वेस्टमेंट किया जाए एजुकेशन में, जो 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था, 1968 की 1986 की नीतियों में दोहराया गया था, पर अब वो उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को शामिल करके कह रहे हैं। और बात यहां तक पहुंच गई है कि कई यूनिवर्सिटीज ने जो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, मोदी साहब के कहने पे 2047 तक कैसा यूनिवर्सिटी को बनाना है, उसमें उन्होंने ये अपने लिए टारगेट रखा है कि यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम 100 करोड़ सालाना वो फंड जनरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी का जो पैसा है वो फीस के थ्रू जनरेट किया जाएगा। वो नए कोर्सेज लॉन्च नहीं किए जाएंगे जिन पे सरकार को खर्च करना पड़ेगा, नए कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में लाए जाएंगे। और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है अब वो यूनिवर्सिटीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोन देना बंद करता जा रहा है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हीफा लोन्स की तरफ बढ़ती जा रही हैं। अभी उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता और ये कह के अक्सर प्रोफेसर्स का मुंह बंद कर दिया जाता है। जब हम लोग ये कहते हैं कि ग्रांट की जगह आप लोन क्यों ले रहे हैं, तो कहते हैं आपको कोई समझ है, अभी इससे तो कोई 15 साल तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना है। पर वो ये बात भूल रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आगे चल ये तो एक बहाना है ग्रांट को बंद करने का। ये एक संक्रमण का दौर है, ट्रांजिशनल फेज है, जब आपको धीरे धीरे बढ़ना है पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस्ड हायर एजुकेशन की तरफ।
स्कूल एजुकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से संख्या प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती जा रही है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और कैसे ये उस दौर में शुरू हुआ है जब समाज का वंचित वर्ग अपने हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। और उच्च शिक्षा में ये जो फंड कट है वो इससे भी और पता चलता है कि प्रोफेसर्स के प्रमोशन के लिए जो नई ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई हैं उसमें उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपने इंस्टीट्यूशन के क्या कहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अगर आपने कोई काम किया है, कोई एमओयू साइन कराया है, कहीं से पैसे दिलाए, तो आपका वो भी एक पॉइंट काम होगा। इसी तरह से कम्युनिटी वर्क का काम भी उसमें शामिल होगा। अब आज के दौर में जो कम्युनिटी वर्क है उसका मतलब आप सब यहाँ बैठे हुए लोग तो सब जानते हैं कि आप किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। आज ये कम्युनिटी बिल्कुल वो कम्युनिटी वर्क नहीं है जो हम और आप सोचते हैं कि स्थानीय इलाकों में जाएंगे, लोकेलिटी में काम करेंगे। अगर आप आरएसएस के साथ कोई काम करते हैं, उनकी शाखा चलाते हैं, आप उनके जो तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सेमिनार्स में बोलते हैं, जाते हैं, तो वो कम्युनिटी वर्क की श्रेणी में आ जाएगा। और आपके अपने जो अदरवाइज स्कॉलरली पब्लिकेशंस अगर वो स्कोपस नहीं है तो वो उसमें काउंट नहीं होंगे। शिक्षा की स्थिति आज यहाँ पहुँच गई है कि मैंने ये लिखा था 4 साल पहले एक किताब में कि हमारे देश की जो स्कूल जाने वाली आबादी है, उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनमें से महज 15%, पर आज मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करने को तैयार हूँ, 20%, महज 20% बच्चे उस आयु वर्ग में फुल टाइम स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर रेगुलर मोड में नहीं जा पाते, वो स्कूल नहीं जाते। जो कहानी अभी कई साथियों ने सुनाई, वो बिना स्कूल जाए किसी भी तरीके से वो पास हो जा रहे हैं। दरअसल ये जो शिक्षा का डिनायल है, ये सामाजिक सोशल कंट्रोल का एक जरिया है। क्योंकि आज नवोदारवाद के दौर में अगर आप पश्चिमी देशों में देखें तो एक तो ये कि वो अपने यहाँ उत्पादन का काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे काम वो हमारे भारत जैसे तमाम दूसरे विकासशील देशों से करवा रहे हैं। अपने यहाँ वो प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे, वहाँ दवाइयों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहे, यहाँ से करा रहे हैं। और फिर हम दम्भ भरते हैं कि हम अमेरिका को इतना बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयों का, ट्रंप ने वो बंद कर दिया, पर वो तो हमसे करवाते ही इसीलिए थे। पर उन देशों में जो वीकेंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले 2 दिन का वीकेंड हुआ, फिर 2.5 दिन का वीकेंड हुआ, अब तो कई देशों में 3-3 दिन के वीकेंड हो रहे हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट आ रहा है, मतलब वर्किंग आवर्स के बाद आप किसी एम्प्लॉय को मैसेज, फोन या ईमेल नहीं कर सकते। और वो सब जो बर्डन है वो यहाँ उसको शिफ्ट किया जा रहा है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए केवल मजदूर पैदा करने का काम कर रही है। वो कुछ डिजिटल मजदूर हैं, कुछ डिजिटल प्रबंधक हैं, और बाकी लोग कंज्यूमर्स हैं। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये जो पूरी पॉलिसी है वो स्किल जनरेशन पे फोकस करती है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी फोकस जो है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी पे है, साक्षरता और गणना पर है। इसमें शिक्षा जिस रूप में एक सामाजिक बदलाव और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है, उसकी बात देखने को नहीं मिलती है। बल्कि ये बिरला मानी रिपोर्ट 2000 की जो बिरला मानी रिपोर्ट है उसके प्रीफेस से काफ़ी मेल खाती है। क्योंकि उसमें ये साफ शब्दों में कहा गया था कि अब हमें शिक्षा को सामाजिक सरोकार का एक जरिया, सामाजिक सरोकार के एक जरिए के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसका जो फायदा है वो ये बड़ी गलत धारणा है, पर इसका जो फायदा है वो व्यक्ति विशेष को मिलता है, जैसे कि इसका कोई फायदा देश को, समाज को, पूरी मानवता को ना मिलता हो। तो लगातार उस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे कि शिक्षा को एक तरफ तो शिक्षा के अवसरों को लगातार कम किया जा रहा है,
दूसरा शिक्षा के जो अवसर उपलब्ध हैं उसमें परतों को, उसमें लेयर्स को, स्ट्रेटिफिकेशंस को पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग तरह के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि स्कूल्स में अभी एक कोटिंजन यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छा एक रिसर्च पब्लिश हुआ है। वो दिखा रहा है कि कैसे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद 25% प्राइवेट स्कूल्स में कोटा सिस्टम चालू हुआ, वो 60% स्कूल्स ने तो लागू नहीं किया और जिन 40% स्कूल्स ने लागू किया उन 40% स्कूल्स के भी 60% स्कूल्स वो हैं जो कभी राज्य सरकार से उसका रिएम्बर्समेंट नहीं लेते, क्योंकि वो आम तौर पे इस कोटे के भीतर भी उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को दाखिला देते हैं जो फीस देने के लिए तैयार हैं, देने में सक्षम हैं। यानी वो जो एक छलावा 2009 में दिया गया था राइट टू एजुकेशन के नाम पे 25% का कोटा देके कॉमन स्कूल सिस्टम की डिमांड को साइडलाइन करने के लिए, क्योंकि उस समय बड़े बड़े धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे थे, बल्कि उसी संदर्भ में ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन या अखिल भारत शिक्षा अधिकार का जन्म भी हुआ था, शिक्षा अधिकार मंच का। जब ये समझ में आ गया था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में पिछले मतलब 8 सालों के दौरान जो तमाम ड्राफ्ट आए हैं उसमें ये जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम की डिमांड है उसको खत्म किया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ये जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मैं उसे नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी NEP कहता हूँ, वो बल्कि इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो कुछ थोड़ा बहुत दम था उसे भी खत्म कर देती है, क्योंकि उसमें एक तो ये कि जो मदर टंग मीडियम की बात थी वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 8 साल की उम्र तक या 8वीं क्लास तक लागू किए जाने की बात कही गई थी। उसमें भी एक नुक्ता था, पर फिर भी 8वीं क्लास तक कम से कम इसकी वकालत वो करते राइट टू एजुकेशन एक्ट में की गई थी। लेकिन ये जो पॉलिसी आई है NEP 2020 उसमें 5वीं क्लास तक और यदि संभव हो तो 8वीं क्लास तक, यानी ज्यादा फोकस 5वीं क्लास पे कर दिया गया। और उसके बाद कम से कम पिछली सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी करके राइट टू एजुकेशन एक्ट के इस क्लॉज को विड्रॉ करने की बात नहीं की, जबकि इस सरकार ने जैसे ये बात आई कि अच्छा तो आप मदर टंग में पढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि इस नीति में जगह जगह छलावा दिया गया है कि मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जब ये सवाल उठे तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिलेगा तुरंत यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन का एक क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं ये कोई प्रावधान नहीं है, ये केवल एडवाइजरी है। क्या मजाक है, पॉलिसी होती है ना कि एडवाइजरी होती है। आप पॉलिसी में लिखते हैं, मातृभाषा की बात करते हैं, आप स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी के नारे से इस राज्य से उठकर देश की सत्ता पे काबिज हुए और आज आप स्वदेशी नहीं विदेशी के समर्थन में हैं। आप कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसे वो प्राचीन काल की, मैं तो उसे मिथिकी कहता हूं, प्राचीन काल की गरिमापूर्ण स्थिति दिलानी है जब भारत विश्व गुरु था, और आप विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में बुलाने का एक पूरा चैप्टर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डाल देते हैं। इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा? आप कहते हैं कि हम मातृभाषा के समर्थक हैं, पर इसी राज्य में आप हिंदी की बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में जाके आप संस्कृत को और हिंदी को इंपोज करते हैं। क्या मजाक है, जहां हिंदी की जगह है वहां आप इंग्लिश लाना चाहते हैं, और जहां तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और उन मलयाली भाषाओं की जगह है वहां आप कहते हैं कि हम हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे। मतलब इससे बड़ा दोगलापन आप क्या देखेंगे? इसी तरह से आप ये भी देखिए कि ये शिक्षा नीति जगह जगह पे, और मैं आप में से तमाम लोगों के पास लौट कर आऊंगा, मैं एक स्टडी कर रहा हूं, मैंने बहुत केयरफुली इस पॉलिसी में ये देखा है कि टीचर के बारे में ये पॉलिसी क्या कहती है और टीचर एजुकेशन के बारे में ये पॉलिसी क्या कहती है। और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्नावली, क्वेश्चनियर तैयार किया है,
उसका भी एक संदर्भ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आप पाएंगे कि इस पॉलिसी में टीचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ लफेबाजी है, कोई सॉलिड प्रोविजन नहीं है। ये शुरू में ये बात तो कहती है ये पॉलिसी कि टीचर जो है बहुत उसका क्रूशल रोल है, बट एक तो वो टीचर को अक्सर गुरु से कंफ्यूज कर देती है। और जहां आदिवासी बच्चों की बात, पढ़ाई की बात आती है, वहां तो आप जानते हैं आश्रम शालाओं की रिकमेंडेशन करती है ना। आज भी वो उसी मनुवादी व्यवस्था में हमें वापस ले जाना चाहते हैं, गुरु का महिमा मंडन करना चाहते हैं। टीचर और गुरु दोनों समानार्थी नहीं है। टीचर एक इंस्टीट्यूशनल एजेंसी एजेंट है, जबकि गुरु एक अपने आप में एक दूसरी सामाजिक व्यवस्था का व्यक्ति है। पर ये उन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट करती है, मिला देती है। और उसके बाद जो टीचर है उसकी जो सर्विस कंडीशंस को लेके तमाम लड़ाइयाँ पिछले सालों में चलती रही हैं। पेंशन के बारे में, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन को ख़त्म करने के बारे में, सब जगह परमानेंट स्टाफ, पूरा टीचिंग स्टाफ देने के बारे में, नॉन टीचिंग वर्कलोड टीचर्स के रूप से ख़त्म करने के बारे में, उन सब पर ये पॉलिसी साइलेंट है। कोई समाधान इस पॉलिसी में टीचर्स की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में आपको इस पॉलिसी में देखने को नहीं मिलेगा। उल्टे इसने जो नया स्ट्रक्चर जो पेश किया है और टीचर एजुकेशन का जो नया मॉडल पेश किया है, वो पूरी साजिश को आपके सामने पर्दाफाश कर देता है। और मैं उसकी बात अब करने वाला हूं। अगर आपको मालूम हो, इस शिक्षा नीति में बीएड, डीएलएड और डाइट तीनों को खत्म करने की अनुशंसा दी। ये तीनों की जो ट्रेनिंग्स हैं वो अलग अलग आयु वर्ग, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ये पॉलिसी कहती है कि इन सब को खत्म कर दीजिए और जो यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज में स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे उनको हम आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कुछ कोर्सेज टीचर एजुकेशन के पढ़ा देंगे। कुछ कोर्सेज याद रखिए, आप अपना हिस्ट्री, पॉल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए और साथ में कुछ कोर्सेज आपको हम उसके पढ़ा देंगे। याद रखिए कि इनका जो मॉडल है वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का है, तो उसी में ये टीचर एजुकेशन को भी शामिल कर लेते हैं। और इस तरह से जो फेलियर रहा है इंडियन स्टेट का कि वो सफिशिएंट नंबर में ट्रेन्ड टीचर्स स्कूल्स में अवेलेबल नहीं करा पाया, न केवल उसे छिपाते हैं बल्कि उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं ताकि टीचर ट्रेनिंग के नाम पे राज्य को कोई खर्चा करना ही ना पड़े। और ये इतना भयावह है कि आप पहले तो ये देखिए कि मतलब एक वो जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो नर्सरी और क्लास का स्टूडेंट है, या जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, फिर प्राइमरी एजुकेशन से लेके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी ट्रेनिंग की, उनको ये खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जो एजुकेशन सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, उस डिसिप्लिन में जो रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से 1 साल के बीएड को बढ़ा के 2 साल का किया गया, ये एक झटके में, एक सिंगल स्ट्रोक में उसे खत्म कर देता है। तीसरा, मतलब जो राज्य के ऊपर वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, उससे पल्ला झाड़ लेता है। चौथा, उन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स को एक तरह से बेमानी बना देता है। अब वो केवल एजुकेशन में पीएचडी कराने के या एमएड कराने के संस्थान पर रह जाएंगे, जिनके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा टीचर और स्टूडेंट के साथ में। तो वो किस तरह की रिसर्च कर रहे होंगे। पांचवा, ये संभव ही नहीं है कि सभी जगहों पे ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे कॉलेजेस हों जहां सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। और ये पाया गया और इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। सर, इसमें एक बात और बता दूं कि वो पूरी फैकल्टी अब रिक्रूट नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही इतने सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में इन्होंने परमानेंट टीचर्स रिक्रूट नहीं किए, और अब उनको रिक्रूट करने से भी इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इनके अपने बच्चे तो प्राइवेट उन स्कूल्स में पढ़ते रहेंगे जहां पे बीएड किए हुए टीचर लगते रहे, पर जिन सरकारी स्कूलों में जहां पे दलित, आदिवासी,
डिसेबल्ड और लड़कियां पढ़ने जाती हैं ज़्यादातर हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग पढ़ने जाते हैं, उनमें क्योंकि पद खाली पड़े रहे हैं, उनको जब भरने का दबाव बढ़ रहा है तो इन्होंने उस पॉलिसी को एक शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये इतनी बड़ी साजिश है कि अभी मेरे ख्याल से 2 महीना पहले एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है जो राज्यसभा में पेश की गई है टीचर और टीचर एजुकेशन के बारे में। उसने खुद ये माना है कि ये जो पॉलिसी प्रोविजन है, और पूरा चैप्टर है उसमें, और जगह जगह उसी चैप्टर के आधार पर टीचर और टीचर एजुकेशन के बारे में बात की गई है इस पूरी पॉलिसी में। उन्होंने खुद ये माना है कि ये अव्यवहारिक है, और जो 2 साल का बीएड और जो 4 साल का बीएड है और डाइट है, उनको साथ ही साथ चलाए रखना जरूरी है, वरना अपेक्षित संख्या में टीचर एजुकेटर्स और टीचर ट्रेनर्स और स्कूल टीचर्स की को मुहैया कराना मुमकिन नहीं है। जब कोई बात आती है कि स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती हो, इस राज्य का एक लंबा इतिहास रहा है। ये भी एक तरीका है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था में ज्यादातर वंचित समुदाय के लोग आते हैं। जब यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की बात आती है, तमाम राज्य सरकारें, और ये तो बिल्कुल मास्टरमाइंड है, तमाम राज्य सरकारें कोई ना कोई खेल देती हैं हर बार, कोई ना कोई रोड़ा लगवा देती हैं, और फिर मैटर कोर्ट तक चला जाता है, मैटर डिले हो जाता है, और एक पूरी पीढ़ी बच्चों की पूरी पीढ़ी फिर बिना शिक्षकों के चली जाती है, या अनट्रेन्ड शिक्षकों के द्वारा घटिया इंतजामों के बीच पढ़ के निकल जाती है। इन इलाकों के सरकारों ने कभी सामाजिक न्याय के प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। किसी का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर हो सकता है, किसी का ज़्यादा खराब हो सकता है, अभी वालों का और भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि सामाजिक न्याय के जातिगत सवालों के अलावा इनका तो धार्मिक दुराग्रह भी है, तो इसलिए और पेट्रियार्कल माइंडसेट भी है, तो इसलिए ये इनका रिकॉर्ड और भी ज़्यादा खराब हो रहा है, और इसीलिए जो एजुकेशनल एनरोलमेंट है वो और भी ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा की राजनीति सामाजिक नियंत्रण का एक सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। शिक्षा की राजनीति और सोशल हेजेमनी यानी सामाजिक प्रभुत्व के बीच एक सीधा रिश्ता होता है। जब महाराज सयाजी राव ने बड़ौदा के महाराज सयाजी राव जी ने 19वीं सदी में अपने राज्य में पिछड़ी जातियों को के लिए स्कूल्स और हॉस्टल्स खोलना चालू किए, और उनमें से जो लोग पढ़ गए उनको छोटी मोटी नौकरियां देना चालू किया, तो उनके ही जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक दिन आके उनसे कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, आपकी इन नीतियों का तो बहुत विरोध हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं। जिन लोगों ने कभी स्कूल कॉलेज का दरवाज़ा नहीं देखा, जिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की हमारे सरकारी दफ्तरों की तरफ आने की, आज आप उनको वहाँ अंदर बिठा रहे हैं। तो वो महाराज उनको अस्तबल में लेकर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे लड़का काम करता था उसको कहा कि 4 घोड़े खोल दो, और फिर कहा कि इनके सामने चारा डाल दो। तो 4 घोड़े आए, फिर चारे का एक बोरा उनके सामने खोल दिया गया, और जो प्रधानमंत्री थे वो ये बात समझ गए, उनके जो दीवान थे वो समझ गए कि एक बात वो समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं महाराज समझ गया, आप ये मैंने देखा कि जो ताकतवर घोड़े थे वो ज़्यादा खाना खा गए, और जो कमज़ोर घोड़े थे वो भूखे रह गए। फिर सयाजी राव ने ये उनसे कहा कि ये एक महत्वपूर्ण बात है, पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो फर्क है, आज जो ताकतवर हैं और कल और आज जो कमजोर हैं, ये आवश्यक रूप से कोई प्राकृतिक भेद नहीं है, कोई ईश्वरीय भेद भी नहीं है और प्राकृतिक भेद भी नहीं है। इतिहास के किसी मोड़ पर किन्हीं कारणों की, यानी ड्यू टू सम मटेरियल फैक्टर्स, ऐसा हुआ होगा कि इनमें से किसी के पूर्वज वंचित हो गए होंगे और उनकी अगली पीढ़ियों को इस तरह से इस वांछना की वजह से कमजोर रहना पड़ा होगा। तो जब तक हम बराबरी के सिद्धांत को इस संदर्भ में नहीं देखेंगे और रिजर्वेशन की पॉलिसीज और एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं करेंगे,
तब तक समाज में बराबरी नहीं लाई जा सकती, और जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी तब तक वो समाज, राष्ट्र, देश, जो भी आप कहें, उसे विकसित नहीं किया जा सकता। ये बात इस बात से भी स्पष्ट है कि अगर आप जो आज विकसित देश है उनके इतिहासों के 18वीं 19वीं सदी के पन्नों को पलटें, जैसे चाहे वो जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है वो प्रशा से मिलता है। प्रशा जो जर्मन यूनिफिकेशन, जब जर्मन एक राष्ट्र बन रहा था उसमें उसकी अग्रणी भूमिका थी प्रशा के राज्य की। तो वहाँ के फ्रेडरिक II से ये पॉलिसी शुरू हुई कि राज्य जो है वो सबको शिक्षा प्रदान करने का काम करेगा। वो लंबा इतिहास है, पर वहाँ से ये स्थापित हो गया था कि इवन पूंजीवादी व्यवस्था में भी ये आवश्यक है कि अगर राष्ट्र को मजबूत होना है, विकसित होना है, तो उसे सब लोगों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। और ये बात वहाँ से फ्रांस, USA, तमाम देशों में फैली। इनफैक्ट 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड की सरकार, मतलब यहाँ कलकत्ता वाली नहीं, लंदन में जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने भेजा ये स्टडी करने के लिए कि जर्मनी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमसे तेज क्यों हो गई। तो उनको समझ में आया कि उनका एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, और वो भी एक जैसी शिक्षा, मतलब इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हमसे कहीं ज्यादा है। और ये बात बाकी के देशों को भी समझ में आई है। आप जानते होंगे कि फिनलैंड या डेनमार्क की जो स्वीडन, जो ये जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने नवोदारवाद के इस दौर में एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने ये समझ लिया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इम्प्रूव करने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए इस नवोदारवादी दौर में जहां सामाजिक वर्गीकरण और शैक्षिक वर्गीकरण बढ़ रहा है, राज्य की भूमिका घट रही है तमाम देशों में, उन्होंने राज्य की भूमिका को शिक्षा में सर्वोपरि रखा है और निजी संस्थानों को खत्म कर दिया है। और जो टीचर्स हैं वो हाईली पेड क्लास है, हाईली ट्रेन्ड टीचर्स हैं। स्कूल टीचर्स की प्रेस्टीज इवन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कई मायनों में ज्यादा है। तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत तेजी से पिछले 10 सालों में इंप्रूव हुआ है। ये मॉडल पहले कनाडा ने भी स्टैब्लिश किया था, बट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने उनको बहुत तेजी से फॉलो किया। हमारे ही पड़ोस में भूटान के राजा, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ के गए, उन्होंने खुद ये कहा कि अगर बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने आएंगे जहां हमारे राजघराने के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और हमारे राजघराने के बच्चे उन स्कूल में पढ़ने जाएंगे या दूसरे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। ये एक स्वीकृत सिद्धांत है, जिसे जैसे पहले बताया है हमारे पहले के वक्ताओं ने, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने 2015 के निर्णय में बखूबी रिकॉग्नाइज किया। तो ये सब बातें हम सब जानते हैं। मैं बिल्कुल आखिरी चरण में जो कहना चाहता हूं वो ये है कि दो बातें हैं जिस पे मैं थोड़ा सा समय लेके अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये है कि हम ये बिल्कुल ना माने कि ये मुमकिन नहीं है कि इस व्यवस्था को बदला जा सके। महाराष्ट्र में, सबसे पहले महाराष्ट्र में आज से तकरीबन 12 साल पहले 1174 स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव आया था। और मुझे याद है अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के तमाम साथी संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय हुए और वो स्कूल बंदी रुक गई थी। इसी तरह दिल्ली में भी जब 100 से ज्यादा स्कूल जो NDMC के स्कूल हैं उनके प्राइवेटाइजेशन का मामला आया था कांग्रेस के जमाने में, उस समय भी उनका तीखा विरोध हुआ था और वो स्कूल बंदी रुक गई थी। कर्नाटका में भी इस तरह का ऑर्डर आया था, वो स्कूल बंदी रुकी है। आंध्रा में भी तेलंगाना में, आंध्रा की फिगर्स मेरे पास नहीं है, तेलंगाना में भी एक बहुत बड़ी संख्या में स्कूल बंद होने वाले थे, बट उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और ये टेलीविजन चैनल्स तक पे डिबेट्स हुए, तमाम जगहों पे डिबेट हुए। वहां पे जो प्राइवेट लॉबी है वो खुल के कह पा रही थी वो बात जो आम तौर पे वो हाई प्रोफाइल जर्नल्स में लिखते हैं, वो उन्होंने वहां खुल के कही, ऐसा हमारे साथी बताते हैं। और ये तमाम आंदोलन आमतौर पे दलित साथियों के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, अलग बात है। वहां पे उन्होंने ये बताया कि वहां पे ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उन्होंने कहा
कि सरकार से तो अपने स्कूल चलते नहीं है, हम ढंग से चला लेंगे, आप हटिए, आप खर्चा ज़्यादा करते हो, पढ़ाई बेकार देते हो। ये बात वो बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में एक जर्नल आती है एजुकेशन वर्ल्ड करके, जो आपको इंडियन एयर इंडिया वगैरह में पढ़ने को मिल जाएगी। वहाँ पे सुधीर बोस और तमाम दूसरे लोग ये आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं। तो वहाँ पे उसका बहुत तेजी से खंडन हुआ हमारे साथियों के द्वारा, और फिर वहाँ चीफ मिनिस्टर को उस निर्णय पे रोक लगानी पड़ी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब 2012 में कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में 6 बिल ऑन हायर एजुकेशन, 6 बिल इंट्रोड्यूस किए थे उच्च शिक्षा के बारे में, और उसके विरोध में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच ने देशव्यापी डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन खड़ा किया था, और वो बिल कभी पार्लियामेंट से पारित नहीं हुए। उसके बाद जब WTO गेट्स का समझौता ऑलमोस्ट पारित होता हुआ लग रहा था 2014-15 में, तो अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच ने 8 दिन जंतर मंतर पे धरना दिया था, और उन 8 दिन में अलग अलग राज्यों के अलग अलग संगठनों की जिम्मेदारी थी कि किस दिन कौन मोबिलाइज करेगा। ये इस तरह का प्रतिरोध केवल इस देश में नहीं था, उस समय दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रहा था। जैसे इंग्लैंड में, मैं उसी दौरान इंग्लैंड में रह रहा था, और वहाँ पे नो टू ऑस्टेरिटी करके कैंपेन था। वो नो टू ऑस्टेरिटी कैंपेन इतना पावरफुल था जी, मैं तो अपने बच्चों को बग्गी में बिठा के लेके वहाँ जाता था, और वहाँ पे 1.5-2 लाख लोग एक मैदान में लंदन में इकट्ठे हो जाते थे, और वो तो एक अलग ही तरह का अनुभव था। परंतु जी वहाँ ना कोई एक सेंट्रलाइज्ड डाइस नहीं होता था, सब अपना अपना अलग अलग मंच लगा के अपनी अपनी आपस में बात करते थे, बट वो एक ग्रेटर सॉलिडेरिटी होती थी। तो ऐसे तमाम दुनिया भर के देशों में जो प्रतिरोध हुए उसके चलते, और तमाम उसके डायनेमिक्स हैं। वो WTO गेट्स का जो ऑफर था वो फाइनलाइज नहीं हुआ, जिसकी तैयारी इंडियन स्टेट एक लंबे समय से कर रही थी। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस WTO गेट्स में हायर एजुकेशन को एक ट्रेडेबल कमोडिटी के रूप में, एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में भारत की सरकार ने 2004 में सौंप दिया था। ये मान लिया था कि हम अपने देश का बाजार उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा मुनाफाखोरी के लिए खोल रहे हैं। उसका विस्तार से जब आप बात करेंगे तो बात की जा सकती है। वो पारित नहीं हो पाया, लेकिन पूरे 10-11 साल सरकार उसकी तैयारी करती रही। अब दुख की बात यह है कि जब वो पारित नहीं भी हो पाया, हालांकि वो पूरी तरह से निरस्त भी नहीं हुआ है, उसकी अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम्स हैं एग्रेरियन सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये अब भी उसी रास्ते पे चल रही है। वो रास्ता जो बिरला अंबानी रिपोर्ट खोल रही थी, वो रास्ता जो WTO गेट्स का मसौदा 2004 और 2014 खोल रहा था, उसी रास्ते पे चल रहा था जो शिक्षा। लेकिन मुझे ये लगता है कि दबावों के द्वारा इसे रोका जा सकता है। कर्नाटका में, ये मेरी दूसरी बात है, कर्नाटका से 2 उदाहरण मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक, उन्होंने जिस तरह से भाषा की लड़ाई लड़ी है, और दूसरा जिस तरह से उन्होंने स्कूलों को बचाने की लड़ाई लड़ी है। मतलब ऐसे तमाम उदाहरण, केवल कर्नाटका के 2 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। एक ये कि 1978-79 में वहाँ की सरकार ने ये कोशिश की कि सभी स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड हो, प्राइवेट हो, सभी स्कूल्स में शिक्षा का माध्यम कन्नड़ भाषा होगी, यानी मदर टंग होगी, कोई और दूसरी भाषा नहीं होगी। तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में लोग गए, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक सिद्धांतों और उनके दर्शन को ध्यान में रखते हुए और एक फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार की भूमिका को ध्यान में रखते हुए ये माना कि राज्य सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है। सभी राज्यों, सभी स्कूलों में एक राज्य के भीतर वो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को लागू कर सकती है। ये अलग बात है कि 2016 में जब ये दोबारा मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, दोबारा ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो देखिए कैसे क्लास बायस आता है, कैसे जब युग बदलता है तो भाषा बदल जाती है, कैसे नव उदारवाद का दबाव पड़ता है। तो उससे बड़ी बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हालांकि राज्य सरकार ये कर सकती है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी राइट टू चॉइस है। हाँ, मुझे बताइए राइट टू चॉइस कहाँ है? ये कौन सा अधिकार है? मैंने तो कहीं इसके बारे में पढ़ा नहीं
क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो राइट टू चॉइस नहीं है ना, वो तो ये नहीं है। और राज्य सरकार वैसे भी शिक्षा जो है वो केवल व्यक्ति मतलब पर्सनल गुड नहीं है ना, ये तो सोशल गुड है, तो उसके बारे में तो स्टेट एक पॉलिसी बना ही सकता था। पर ये चला और वहाँ पे जो एक बहुत बड़े जो पोएट हैं कन्नड़ा के, उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि राज्य सरकार यदि ये नहीं कर सकती तो फिर मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी नहीं लेना। और उनके समर्थन में लाखों लाखों लोग तमाम नदियों के घाटों पे उनके साथ इकट्ठे होने लग गए थे। तो अभी कई लिमिटेशन के साथ, लेकिन वो मदर टंग की पॉलिसी वहाँ पे आई है, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु में आई है। कुछ डिफरेंसेस हैं, वो विस्तार का मामला है। और तमिलनाडु में तो हमारे ही साथियों ने वो केस लड़ा, समाचीर कल्वी, जिसमें ये निर्णय हुआ कि चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे सरकारी स्कूल्स हो, करिकुलम सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये नहीं चलेगा कि मदरसों पे आप एनसीईआरटी का सिलेबस थोप देगी योगी सरकार और सरकारी स्कूल में स्टेट बोर्ड का चलेगा और अलीट प्राइवेट स्कूल्स में सीबीएसई और आईसीएस चलेगा। ये क्या तरीका है? राज्य सरकार का विषय है शिक्षा, संविधान में शिक्षा जो है वो वैसे राज्य सरकार का विषय था। और जब नेहरू और आजाद के बीच में ये डिस्कशन हुआ तो ये तय पाया गया कि नहीं, वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हालांकि उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। बाद में जब इसे समवर्ती सूची का विषय बना लिया गया तो एक संविधान संशोधन के द्वारा शायद 42 में या 44 में, तो उसके बाद भी समवर्ती सूची में आने का मतलब ये है, जो हमारी प्रगतिशील व्याख्या है, कि राज्य में शिक्षा के बारे में नीति बनाने का प्राथमिक अधिकार और दायित्व राज्य की सरकार का है, ना कि केंद्र की सरकार का। और केंद्र की सरकार केवल उन मामलों में कोऑर्डिनेशन का काम कर सकती है जिनकी अंतरराज्यीय इम्प्लीकेशंस हैं, पर राज्य सरकारों को उनके अधिकार, उनके इस फेडरल स्ट्रक्चर में उनके शिक्षा संबंधी कानून बनाने के हक से वंचित नहीं कर सकती। मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में यदि आप एक संगठित ढांचा विकसित करें, तमाम किस्म के जो वंचित वर्ग हैं उन्हें साथ जोड़कर, जिसमें दलित, आदिवासी या बहुजन समाज, महिलाएं, मजदूर, किसान, डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर, जब आप इन सबको जोड़ के एक ढांचा, एक संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करें, जिसकी चर्चा शायद हो सके समय रहे तो आज यहाँ होनी भी चाहिए, और राज्य से संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सिनेंस में, यानी उनसे तालमेल खाती हुई एक शिक्षा नीति बनाने का दबाव बनाएं। और ये जो NEP 2020 आई है, इसे खारिज करने का दबाव बनाएं। मुझे लगता है ये मुमकिन है, क्योंकि अभी जब मैं यहाँ आया हूँ, आने से 2 दिन पहले ही अपने डिपार्टमेंट में बैठा था, और हमारे यहाँ मतलब ये पहले BA के लेवल पे, अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे NEP लागू हुआ और इस साल से MA के लेवल पे लागू हुआ है। आपको ये बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट का बॉयकॉट कर रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इवन हमारे अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स नहीं, हमारे तो स्टूडेंट अभी इस बार पीछे रह गए। संस्कृत डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने ये घोषणा कर दी है कि वो जो NEP 2020 का जो PG सिलेबस है, उसके तहत जो इंटरनल असेसमेंट का घटिया किस्म का भार स्टूडेंट्स के ऊपर अननेसेसरली डाला जा रहा है, बिना यहाँ की ग्राउंड लेवल सिचुएशन का एनालिसिस किए केवल केंद्र से आए फरमान को लागू किया जा रहा है, उसके विरोध में उन्होंने परीक्षा देने से मना कर दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश भर में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये स्कैटर्ड है, इसलिए हमें कई बार निराशा हमारे ऊपर हावी हो सकती है। बट मुझे ये लगता है कि अगर हम इन तमाम जो स्थानीय स्तर पे होने वाले संघर्ष हैं, उन्हें सोशल मीडिया में और ज़मीनी स्तर पर आपस में जोड़ने का काम करें, तो हम सबको एक दूसरे से संबल मिलेगा। और दूसरी तरफ जो शिक्षा व्यवस्था को खराब करने वाली सांप्रदायिक, राजनीतिक और कॉरपोरेट ताकतें हैं, उनको धक्का लगेगा। शुक्रिया।